लोग सब आ गए हैं। नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार। पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे साथ बहुत तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं और उसके बाद उनसे कुछ सवाल भी रहेंगे। सवाल पर्यावरण से संबंधित होंगे और उसके बाद जो प्रश्न आते रहेंगे हम उन सवालों को लेते रहेंगे। तो हमारे साथ हैं कवि संजय जी। संजय जी जो हैं वो साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं और काफी अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी हैं, कादम्बरी, ज्ञानोदय और इन सब जगहों से छपे हैं वो। उनको जो है जो इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहती हूँ, पत्थर के फूल का जो है उसका नाम हुआ है और वो एक पेज चलाते हैं जिसमें कि वन्य जीवन से जुड़ा हुआ वो पेज है। वो और जंगल कथा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पेज है। इनफैक्ट मैंने आज ही देखा ये मैं मतलब जी नमस्कार। रमा जी, आपकी आवाज थोड़ा सा क्रैक कर रही है। आप अनुराधा जी पृथ्वी इनोवेशन की चेयरपर्सन है और अच्छा मुझे लगता है मैं पंखा बंद करूं, शायद उससे बंद करना होगा, मुझे लगता है उससे। हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। अनुराधा जी आपका स्वागत है। अनुराधा जी बड़ा इंटरेस्टिंग आपका मैंने बायोडाटा पढ़ा तो मुझे बहुत मजा इसलिए आया कि आप बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हैं। आपका स्वागत है, लेकिन आपने बहुत सारा काम जो है ग्रीन सिलसिले में आपसे बात करेंगे। पृथ्वी इनोवेशन के चेयरपर्सन है आप, उसको एक संस्था को संभालती हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपसे बात होगी। और हमारे साथ हैं शुभ्रता। शुभ्रता जो है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं, आप लोगों के लिए भी होगा। शुभ्रता जी जो है एंटार्क्टिक पे उन्होंने किताब लिखी है और उसके बाद बहुत सारी किताबें हिंदी में लिखी हैं। विज्ञान की जो एक मुझे जो मेरी पर्सनल, चूंकि विज्ञान के मैं भी छात्रा रही हूँ, हम लोगों ने अंग्रेजी में ही पढ़ा है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो कमी है वो पुस्तकों की है, ऐसा मेरा पर्सनल अपना मानना है। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं इस चीज में, इस सिलसिले में। तो मुझे लगता है कि आपसे मिलकर भी बहुत खुशी होगी। शुभ्रता जी नमस्ते, आई थिंक आप हैं वहां पे जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम संजय जी से मैं संजय जी से बात करना शुरू करती हूँ। संजय जी आपने बहुत सारी जो है कहानियां लिखी हैं और आपका ये पेज भी है। एक साहित्यकार के तौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि पर्यावरण में कितना दखल है, लोग कितना इसमें इंटरेस्ट लेते हैं लिखने के लिए, क्योंकि कहानियां यूजुअली जो लिखी जाती हैं, जो बिकती हैं वो लिखी जाती है, या फिर जो टेक्स्ट होता है वो लिखा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में बताएं। और आप बाकी जो आपका आप ये भी मैं ये भी चाहती हूँ कि अब जो जैसे अब मैं आप बात कर रही हूँ लाइव, इस वक्त दिल्ली में बारिश हो रही थी, तो ये जो शिफ्ट हुआ है बेसिकली, जो ये बदलाव आया है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज जिसको कहते हैं, और ये सब क्यों कर हुआ है, क्या आप के जो अनुभव है उसके अनुसार आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। संजय जी क्या हाँ, आप हाँ नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते संजय जी। हाँ, हाँ,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अगर आप पिछले साल की पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ था, अगर आप उस पे एक नज़र डालें, पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट का जो मुद्दा है, जैसे पहले हम इसको क्लाइमेट चेंज कहा करते थे, जो जिसकी अभी आपने एक छोटा सा संकेत दिया है कि कैसे पूरी मौसम बदल गया। पहले इसे हम क्लाइमेट चेंज कहा जाता था, पूरी दुनिया के पैमाने पे ही ये शब्द यूज किया जाता था, लेकिन पिछले साल से ही हमने देखा कि इसको क्लाइमेट चेंज से आगे बढ़ के एक कदम ज्यादा आगे बढ़कर इसको क्लाइमेट इमरजेंसी का नाम दे दिया गया, या क्लाइमेट क्राइसिस का नाम दिया गया, कि ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। जो पहले अब ये वो सोच ये मानते थे कि एक जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, पहले जितना ठंड पड़ती थी अब उतनी ठंड नहीं पड़ती है, पहले जितना बारिश होती थी उतनी बारिश नहीं होती, बारिश का मौसम जो जितनी बारिश 40 दिनों में होनी चाहिए थी वो 4 दिनों में हो गई, इसका मतलब भारी बारिश हो गई। तो 4 दिनों में तो भारी बारिश हो गई, बाकी बाकी दिन सूखे हो गए। तो पहले हम ये मानते थे कि ये एक तरीके का मौसम में एक बदलाव आ गया है, एक चेंज आ गया है, जलवायु बदल रही है। लेकिन ये पिछले साल से दुनिया के पैमाने पे ही ये लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ये केवल एक बदलाव नहीं है, ये एक एक इतना बड़ा बदलाव है जो जो पूरी दुनिया के जीवन को ही बदलने वाला है। और पिछले साल से ही इसको जो है क्लाइमेट क्राइसिस या क्लाइमेट इमरजेंसी का नाम दिया गया। और अगर आप गौर करें तो पिछले साल पूरी दुनिया में एक यही मुद्दा था जिसपे पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मूवमेंट हुए हैं। लोग जो है वो क्लाइमेट इमरजेंसी के खिलाफ, ग्रेटा थनबर्ग का नाम आप लोगों ने सुना, वो एक जी स्वीडन की एक किशोरी लड़की 16 साल की, उसने जो है पूरा एक बहुत बड़ा मूवमेंट लीड किया। कुछ उसके साथ के लोग, कुछ और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने मिला के एक पूरी दुनिया में एक तरीके का इन्वायरमेंट। अगर हम पिछले साल जो घटनाएं हुई हैं इन्वायरमेंट या हमारी पृथ्वी को लेके, अगर हम उस पर गौर करें तो हम देखेंगे कि पिछले साल जो है ब्राजील में बहुत बड़ी, ब्राजील के बहुत बड़ा अमेजोन का बहुत बड़ा जंगल का हिस्सा वो साफ किया जा रहा था, उसमें आग लगाए जा रहे थे, जिसके जो इन्वायरमेंट है, जिसका ऐसा असर जो कभी ना भूलने वाला एक घाव पड़ने वाला था इस पृथ्वी पर। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी हुई थी, उसका उससे जो उठने वाला धुआं है वो आसपास के सारे शहरों को काला कर रहा था। यूरोप के शहरों में लू चल रही थी। यूरोप के जो घर होते हैं वहां पे बहुत सारे वो नेट हाँ, चलो। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? कंप्यूटर मेरा जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ। फिर अच्छे आप। ये वो शहर है जहाँ पर एक्चुअली बारिश खूब तेज हो गई तो थोड़ा डर है हेलो। कि हाँ आप कनेक्टिविटी कम ना हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ हाँ संजय जी, आपकी आवाज हेलो। मुझे तो आ रही है। हेलो। हाँ संजय। हाँ, नहीं, बीच में मेरा कुछ कंप्यूटर उसमें कनेक्ट कर देना एक सेकंड। संजय जी मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मुझे बीच में आवाज ब्रेक हो रही थी, इसलिए मुझे जो है एक्चुअली यहाँ बारिश हो रही है दिल्ली में और बहुत तेज हवाएं चलने लगी हैं, तो हाँ हाँ कनेक्टिविटी का इशू मुझे हाँ पता नहीं। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो चीजें जो हो रही थी, जो पिछले साल जो जहाँ पे
जी कबीर जी, आप कंटिन्यू रखिए, जितनी देर में रमा जी अपना ऑडियो और वो ठीक करती हैं, आप कंटिन्यू रखिए। हेलो। हाँ हाँ अच्छा संजय जी, आपकी आवाज बीच में, आपकी आवाज तो पूरी आ रही थी लेकिन आप बीच में रुक गए थे, तो मैंने इससे इसको म्यूट कर दिया। तो मैं आप उस चीज को जारी रखिए। आप जो क्लाइमेट चेंज को क्लाइमेट क्राइसिस हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए थे कि ये एक उस तरह की अब स्थिति बन गई है। तो क्लाइमेट क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, और उसके साथ ही फिर आप हम जो ओजोन होल, एसिड रेन जो बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जिक्र करें तो अच्छा होगा। हाँ, तो मैं यहीं पे आ रहा था कि जैसे पिछले साल जो है, जो एक्सट्रीम जो वेदर की इस तरीके की घटनाएं हुई, जैसे यूरोप में जो लू चलना एक बहुत बड़ी घटना इसलिए है क्योंकि जी जी यूरोप बिल्कुल। में वो अपने घरों को ठंडा करने का, अपने घरों को गर्म करने का उपाय करते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है। तो उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ उनका एक हीटिंग सिस्टम होता है कि कैसे उस पूरे घर को हीट करना है। अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे कूलिंग का कोई उपाय ना हो, वहाँ पे जो है जब इस तरीके का मौसम में बदलाव आता है, या हमारे देश के कुछ हिस्सों में जहाँ बिहार में कुछ एक जिलों में पिछले साल वो लू की स्थिति इतनी भयंकर थी कि वहाँ पे धारा 144 लगानी पड़ी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए, घर से बाहर ना निकले। तो ये एक ये दिखाता है कि मौसम हमारा जो है वो कितना, किस हद तक हमारे खिलाफ सख्त हो गया है, या उसका बर्ताव हमारे खिलाफ सख्त हो गया है। और अभी इस साल का अगर हम पूरा देखें तो ये जो इस साल के 5 महीने गुजरे हैं, ये पूरा उसी क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण संकट है, जो जलवायु संकट है, जो जिस तरीके से हम दुनिया को इंसान की जो गतिविधियां हैं उसके चलते जिस तरीके से पूरी दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, धरती गर्म हो रही है, जंगल कम हो रहे हैं, नदियां पॉल्यूटेड हो रही हैं, ग्लेशियर खत्म होते जा रहे हैं, ये पूरे 5 महीने हमारे इसी को दिखाने वाले हैं। जैसे जो कोरोना वायरस के चलते जो क्राइसिस है, वो पूरी की पूरी, उसके पीछे भी यही माना जाता है कि वो ये जो वायरस है वो पहले किसी जंगल में किसी होस्ट के अंदर रहा करता था, किसी जीव के अंदर रहा करता था। जब जंगल खत्म हुए, जंगल कटने लगे, डिफॉरेस्टेशन एक बड़ी वजह है। और जब वन्य जीवन पे संकट आया, तो उसका जो नेचुरल होस्ट था, वो जब वो खत्म हुआ, तो फिर उसने एक दूसरा होस्ट तलाश करना शुरू किया, और किसी तरीके से वो इंसान के शरीर में उसने अपने अंदर इतना बदलाव किया कि वो इंसान के अंदर घुस। तो एक ये पूरी जो कोरोना क्राइसिस है, जो ये जो कोविड-19 की जो क्राइसिस है, इसके पीछे भी इन्वायरमेंट की जो क्राइसिस है, उसका वो जिम्मेदार है। दूसरा अगर हम देखें तो अभी हमारे भारत पे ही एक टिड्डियों का एक झुंड लगातार मंडरा रहा है। आप लोगों ने लोकस्ट अटैक के बारे में यदा-कदा खबरें भी आती हैं कि वो लाखों टिड्डियों का एक झुंड है, जो कि लगातार वो कभी जो है वो मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में। इस बार तो बल्कि ये हुआ कि जयपुर में एक बार वो टिड्डियों को, जब उनको कुछ खाने को नहीं मिला, वो टिड्डी जयपुर में घुस गई, और बहुत सारा जो है एक तरीके का न्यूसेंस क्रिएट हो गया। तो ये एक एक झुंड पूरा लगातार घूम रहा है, और वो अभी कल परसों में कहीं पढ़ रहा था कि उड़ीसा में टिड्डियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले 15 दिनों में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ 2 साइक्लोन आए हैं। एक बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन अम्फान आया है, दूसरा जो है साइक्लोन वो अ, अरब सागर में आया है, जो मुंबई में अभी कल परसों वो गुजरा था, जिसको लेके आशंकाएं जताई जा रही थी बहुत। तो मैं ये कह रहा, ये चीजें क्यों हो रही है, ये एनवायरनमेंट में एक साथ सारी सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि पृथ्वी जिस तरीके से धरती गर्म हो रही है, सागर गर्म हो रहे हैं, सागर से ज्यादा नमी पैदा हो रही है, कम हवा के दबाव के क्षेत्र पैदा हो रहे हैं, फिर वो लो प्रेशर एरिया फिर डीप डिप्रेशन में बदल रहा है, डीप डिप्रेशन फिर साइक्लोन में बदल रहा है, और साइक्लोन अपने साथ ढेर सारी नमी लेके, और वो जब बरसते हैं तो एक दूसरे तरीके की क्राइसिस पैदा होती है। और जो टिड्डियों की क्राइसिस है, जो पूरा अफ्रीका से लेके, अरब से लेके और भारतीय जो प्रायद्वीप है, उसमें से जो एक परेशानी पैदा पैदा कर रही है, जो लोकस अटैक से, उसके पीछे भी यही माना जाता है कि जो अनयूजुअल साइक्लोन आए हैं, उन्होंने बरस के जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसमें इतना मॉइस्चर पैदा कर दिया है कि टिड्डियों को पनपने का, फलने फूलने का ज्यादा मौका मिला, और वो लाखों करोड़ों की तादाद में जो है वो मंडरा रही है। तो ये एक दुनिया ऐसी है जहाँ पे पर्यावरण पे अभी तुरंत कुछ करने की जरूरत है।
जिसपे पर्यावरण पे अब तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है कि कि जितनी धरती ये खराब हो गई, इससे ज्यादा इसको खराब ना किया जाए, क्योंकि जितना जो है, क्योंकि ये सारी चीजें अब ये उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पे कुदरत अब इससे ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पे तुरंत ध्यान दिया जाए और तुरंत इस पे कुछ किया जाए। ये बात पर्यावरण दिवस है आज, और इसको पर्यावरण दिवस को जितना भी ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं, जो दूसरे लोगों को बता सकते हैं, ये भी बताना चाहिए। जहां तक रही साहित्य की बात, तो साहित्य में इन्वायरमेंट की जो क्राइसिस है, जो पहले बात तो हमको दो चीजों का अंतर समझना चाहिए। जैसे ज्यादातर हमारे यहाँ क्या है कि जो वातावरण को बनाने में प्रकृति मौजूद रहती है। जैसे प्रकृति चित्रण जो है वो, जैसे एक हीरो है तो कहीं जा रहा है तो उसके सामने जो है वो बादल जा रहा है, सूर्य ढल रहा है, और इस तरीके से एक पूरा प्रकृति चित्रण रहता है। लेकिन कई सारी हमारी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं जहाँ पे प्रकृति या वन्य जीव एक पूरे कैरेक्टर के तौर पे मौजूद है। और हमारे इंडियन लिटरेचर में भी ऐसे इस तरीके का लिटरेचर जहाँ पे वो पूरा जंगल ही पूरा कैरेक्टर है, जंगल ही पूरा एक संजय जी, जी जी ये एक इंसान और जो पर्यावरण है, इंसान का जो कोऑर्डिनेशन है वो पर्यावरण के साथ, इनका को एग्जिस्टेंस की बहुत सारी कहानियां हैं हमारे साहित्य में। और ये इन कहानियों से रिलेटेड ये पता चलता है कि हम लोग पर्यावरण या प्रकृति प्रेमी रहे हैं, लेकिन जब हम ऐसे रहे हैं तो ये क्राइसिस क्यों? और अगर ये क्राइसिस है, जिसको कि हम अब क्लाइमेट चेंज ना कह के क्लाइमेट क्राइसिस कह रहे हैं, तो जिन जगहों पे हमने कमियां की हैं साहित्य में मौजूद है, तो साहित्य का फिर अनुकरण नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये हुआ, या फिर उसको इस स्तर पर नहीं, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मैं भिन्न मत रखता हूँ। जैसे साहित्य में जो उसकी मौजूदगी है वो बहुत ही थोड़ी है, और जैसे जीवन का हिस्सा वही मैं होता है। जानना चाहती हूँ। हाँ, जैसे हमारे जो जीवन का हिस्सा होता है, और जैसे हम बिना हवा पानी के हम जी नहीं सकते हैं वो, लेकिन वो हवा पानी हमारी कहानियों का हिस्सा बहुत कम है। जितना होना चाहिए उतना, या तो हम ये कहें कि वो कहानियों में ही जीवन खत्म होता जा रहा है। लेकिन ये कहने की मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कहानियां हैं जहाँ पे वो पात्र की तरह मौजूद है। जैसे आप जैसे एक महादेव वर्मा की कहानी है गिल्लू, तो गिलहरू उसमें एक पात्र है, एक वो जैसे जिस तरीके से इंसान पात्र है, और वो ह्यूमन, और उसको वो जो कहा जाए कि जो वन्य जीव है वो उसके प्रति एक रिलेशनशिप है उसमें। जैसे हमारे यहाँ एक रविंद्र कालिया की कहानी है गौरैया, तो गौरैया के माध्यम से उन्होंने एक बात कहने की कोशिश की है। एक बड़ा खूबसूरत विभूति बाबू का एक उपन्यास है आरण्यक, बहुत अच्छा। उसमें जो है वो उन्होंने एक जंगल है, वो जंगल वहां पे कैरेक्टर की तरह मौजूद है। तो इसके अलावा जैसे कुछ कहानियां हैं जिसमें जो है ये जो इन्वायरमेंट की क्राइसिस है उसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की गई है, कुछ आया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो पर्याप्त नहीं है, बहुत ही छोटा हिस्सा है। और जितना हमको अपने इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक होना चाहिए, वो जागरूकता हिंदी में बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और वो दोनों ही स्तरों पे इन्वायरमेंट के प्रति जो चिंता है हमारी, उसको लेके, जैसे केवल यही नहीं कि नीला आसमान है तो बहुत अच्छा लगता है, वो केवल अच्छा लगने की बात नहीं, वो जीवन के लिए भी जरूरी है। तो वो सौंदर्य बोध के लिए भी जरूरी है और जीवन के लिए भी जरूरी है, और हमको साहित्य में वो इसी तरीके से आना चाहिए। वो केवल सौंदर्य बोध की बातें नहीं है कि कोई बहुत अच्छी चीज है हम उसमें कविता, जैसे फूल है तो फूलों पे हम कविताएं लिखते हैं, तो फूलों फूलों पे कविता, सबसे ज्यादा कविताएं फूलों पे लिखी जाती है। लेकिन फूलों से ज्यादा कविताएं जो फूलों से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मधुमक्खियां हैं। और मधुमक्खियां जो है वो फूलों का परागण करती हैं, और वो जो है जो सब्जियां हम खाते हैं, जो फल हम खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, उसमें बहुत सारा अनाज, वो सब कुछ उसका जो वो पैदा इसलिए होती है क्योंकि मधुमक्खियां उसके ऊपर मंडराती हैं। तो ये जो जीवन को समझने की जो विज्ञान दृष्टि है, ये साहित्य में भी मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम उसको केवल सौंदर्य बोध के हिसाब से न देखें, उसको अपने जीवन दृष्टि के हिसाब से देखें और विज्ञान दृष्टि के हिसाब से देखें। और ये चीज मुझे लगता है, जितना मैं साहित्य पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि हिंदी में थोड़ा कम है। मैं आपको बस ये इतना मैं आग्रह भी करती हूँ, जो लोग लिखते
पढ़ते हैं, ज्यादा कहानियां, कविताएं, वो आज स्त्री विमर्श पर अच्छी किताबें लिखी जा रही हैं, कहानियां लिखी जा रही हैं, या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे लिखा जा रहा है, लेकिन पर्यावरण को एक फोकस बनाकर किसी एक लेवल पर लिखा नहीं जा रहा है। ऐसा मेरा अपना मत है, और वो आपने भी इस चीज को माना है। तो एक और आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि आपको फिर जाना है, तो इस वजह से मैं आपको ज्यादा देर नहीं यहाँ पर बैठाऊंगी। एक आपने जंगल कथा करके एक फेसबुक पे पेज खोला। आज मैं दुर्भाग्य कहिए, मैं 2010 से फेसबुक पर हूँ, पर मैंने वो पेज नहीं देखा था, तो आज मैंने उसको देखा और मैंने उसको काफी स्क्रॉल भी किया। तो क्या ये जंगल कथा जो है, ये इसका क्या आप इसको किस लेवल पे इम्पोर्टेंस देते हैं, और क्यों ये पेज है, और क्या इससे आप इसके लाभ जो है वो थोड़ा बताएं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जब मैंने इन सारी चीज़ों पे सोचना शुरू किया, तो मुझे लगा कि जो है मुझे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। जैसे जो लोग इनके बीच में रहते हैं, जैसे जो चीज़ हमें बहुत आसानी से उपलब्ध होती है, हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। जैसे साफ हवा का, जो गाँव में रहने वाले किसी व्यक्ति से अगर साफ हवा की बात करें, तो वो हो सकता है कि उतना अर्थ उसका ना समझ पाए। लेकिन दिल्ली में रहने वाले किसी आदमी से जब ये कहा जाता है कि साफ हवा होनी चाहिए, तो वो इसका अर्थ बखूबी समझता है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पे वो 365 में से जो है 300 दिन ऐसे होते हैं जब हवा खराब होती है। इतनी ज़्यादा हवा खराब होती है कि उसको इन्हेल करने का मतलब है कि आप अपने फेफड़े में बहुत सारे जो है वो जो ज़हरीले तत्व हैं, वो आप अपने फेफड़े में अंदर खींच रहे हैं। तो दिल्ली में रहने वाला आदमी वो तुरंत समझ जाता है कि एयर पॉल्यूशन क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्यावरण को लेके, जो जंगलों को लेके, जो हमारे वन्य जीवन को लेके, जो हमारे ग्लेशियर्स को लेके, जो नदियों को लेके, झीलों को लेके, जो हमारी जो चिंताएँ हैं, उसको मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करूँ, ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में सोचना शुरू करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आस-पास घटती रहती हैं, लेकिन हम उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया के पैमाने पे घटती हैं, लेकिन हम उसका वो हमारे जीवन को इफ़ेक्ट करती हैं। जब वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और उसके चलते एक बड़े पैमाने पे लोग बेरोज़गार भी हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। जब जैसे अम्फन जैसे तूफ़ान आते हैं, तो लोग जो है वो अचानक ही उनको लाखों लोगों को दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। हम इन सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन उसका कारण नहीं जानते हैं। तो मैंने जंगल कथा का पेज इसीलिए शुरू किया था कि जो जंगल की कहानियाँ हैं, जो वन्य जीवन की कहानियाँ हैं, जो हमारा वेदर, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते जो इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते इस पूरी धरती के ही अस्तित्व पे खतरा पड़ गया है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाना चाहिए, ताकि लोग इसके बारे में सोचें, और जितना भी अपना इम्पैक्ट है, पहली बात तो वो अपने व्यक्तिगत स्तर पे जितना कम कर सकते हैं, हम जितना कम इस पृथ्वी को बर्बाद करें, हम व्यक्तिगत स्तर पे जितना ये संभव है, पहली बात तो हम यहाँ पे अपने खुद के लिए कदम उठाएँ, और दूसरा ज़रूरी कदम है कि हम दूसरों को भी ये बात बताएँ। जैसे अभी आप एक हथिनी के बारे में जो है वो 2 दिन से काफ़ी चर्चा आप लोगों ने भी सुनी है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए उनको वो जो है मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार के चले जाते हैं। वो उससे और कुछ नहीं है। वो आप एक एक न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। आपको ये पता नहीं है कि वो मधुमक्खी कितना ज़रूरी काम कर रही है। जब जब इस धरती से जब गिद्ध खत्म होने लगे, जब पूरे भारत और अ, पाकिस्तान और ये नेपाल और ये बांग्लादेश वगैरह सारे से जब गिद्ध खत्म होने लगे, तब हमें पता चला कि गिद्ध कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे। गिद्ध जो है वो मरे हुए पशुओं को खा के साफ कर रहे थे। अगर वो उनको खा के साफ नहीं किया जाएगा, तो फिर वो मरे हुए पशु वहाँ पर पड़े रहेंगे। जब वो पड़ेंगे तो वो सड़ेंगे और बीमारी फैलाएँगे। तो उसके बाद हमको इस बात का एहसास तो मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जी। इसमें एक अवेयरनेस भी जरूरी है लोगों को इस बारे में, स्पेशली मैं जो मानती हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल मानना है कि वी शुड कैच देम यंग। वी शुड कैच देम यंग से मतलब है कि हम लोगों को जो है एक बच्चों को छोटी उम्र में जो है
पकड़े और उनको इसके बारे में ज्ञान देना शुरू करें, क्योंकि बहुत अचानक जरूरत है। एक क्राइसिस डेवलप होती है, उस क्राइसिस के बाद आप देने शुरू हो जाएं डोजेस, लोगों को नहीं समझ आएगा। तो एक छोटी उम्र में अगर आप बच्चों को स्कूल लेवल से उस बारे में सेंसिटिव बनाते हैं, तो कम से कम ये पीढ़ी जितना कर रही है उसके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो तो सेंसिटिव हो ही जाएगी। तो जी इस जी लेवल पे भी मुझे लगता है कि सभी जगह ये एकदम भी कंपलसरी नहीं है इस तरह की शिक्षा या इस तरह का इनकलकेट करना, इवन स्कूल के स्तर पर भी और परिवारों के स्तर पर भी। तो ये एक होलसम, एक टोटल, एक कॉम्पैक्ट एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि परिवार, स्कूल, समाज सब आगे आकर अपना अपना जो है वो रोल प्ले करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये इस तरीके का जो है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस पे एक समग्र एक जो है और अब मुझे लगता है कि अनुराधा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी रमा जी, मैं हेलो जी रमा जी नमस्ते, मैं सुन पा रही हूँ आपको बहुत अनुराधा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। थैंक यू। हेलो। हाँ मैं सुन पा रही हूँ आपको। अच्छा, अनुराधा जी जो है जी, अनुराधा जी, पृथ्वी जी, तो अनुराधा जी आप अपनी, आपकी जो संस्था है जो पृथ्वी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझको। रमा जी आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। उनका म्यूट है शायद सर। हाँ रमा जी, आपको म्यूट कर दिया है किसी ने। आप होस्ट से कहिए आपको अनम्यूट कर दें प्लीज। मैं सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। मुझे थोड़ा सा एक ऑफिस मीटिंग भी ज्वाइन करनी है, तो मैं इसीलिए सब लोगों से क्षमा चाहूंगा। और मैं फिर नमस्ते कभी जो है संजय जी, हाँ बहुत हाँ अच्छा, आपने बहुत सारे विचार आपने हमारे बीच रखे, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपसे उम्मीद है आगे हम लोग मिलके काम हाँ करेंगे जरूर। हाँ, एकदम एकदम, बहुत नमस्ते। नमस्ते हेलो रमा जी। हेलो, अनुराधा जी आप सुन पा रही हैं? हाँ मैं सुन पा रही हूँ जी, बताइए। रमा जी मैं सुन पा रही हूँ, आपको शायद किसी ने म्यूट कर दिया है। होस्ट से रिक्वेस्ट करिए कि आपको अनम्यूट कर दें। मैं तो अनम्यूटेड हूँ। हेलो, आप सुन पा रही मुझे? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, बट बीच में आप कभी कभी मतलब आपकी आवाज चली जाती है। अच्छा, वो आप शायद पीछे से वो म्यूट कर देते हैं, वो उनका कुछ अपना टेक्निकल चीजें होती होंगी। तो अनुराधा जी, मैं आपकी संस्था जो है पृथ्वी इनोवेशन, उसके बारे में एक तो आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगी। एक आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो बात कही कि सस्टेनेबल लाइफ जो है, सस्टेनेबल लिविंग जो है, उसके बारे में आप अपना विचार साझा करिए। क्योंकि सबसे जो जरूरी जो मैं इस वक्त समझती हूँ कि सस्टेनेबल एक ऐसा शब्द आ गया है एनवायरनमेंट की फील्ड में या साइंसेस की फील्ड में कि इसको टमाटर की तरह हर सब्जी में डाल दो। तो मैं इस चीज से थोड़ा नाराज भी होती हूँ और जी थोड़ा हैरान भी होती हूँ। मैं ये प्रश्न जरूर करती हूँ कि ये सस्टेनेबिलिटी आखिर है क्या, और जी अगर हम इस सस्टेनेबिलिटी को एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट में देखें, उसके समकक्ष अगर सोचें, तो क्या आप इसको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट किसको कहेंगी और जी कैसे आप इसको काम कर रही है? जी जी रमा जी, सबसे पहले तो आप सभी को मैं नमस्ते कहना चाहूंगी। और आज क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मैं छोटा सा सैपलिंग वर्चुअली आप सबके साथ शेयर भी करना चाहती हूँ, और ये सभी के साथ, और जो भी हमारे सभी लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम से। तो आज हम लोग अपने पौधों को, अपने प्रकृति को बचाने आपका की, या आपने जो उसके पौधा, साथ मिलजुल के एक अटूट बंधन जो हमारा है, उस बंधन को हमेशा इसी प्यार और सत्कार से हम लोग आते रहे। यही छोटा सा मैं सैपलिंग आप सबको, अपने होस्ट को देना ये चाहती हूँ आप पृथ्वी। आपने जो और पौधा पकड़ा है वो ब्रायोफिल्म है। उसकी पत्ती भी अगर आप तोड़ के डाल देंगे तो वो भी उगाएगा। तो बड़ा ही बिल्कुल खूबसूरत पौधा बना है। जी, जी। तो मैं आपकी बात को एड्रेस करना चाहूंगी, और मैं एक छोटा सा और आपको सैंपल ये इधर दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये खाद है। तो अभी आपने जो सस्टेनेबल क्या है, हर जगह वो यूज हो रहा है, उसका मतलब क्या है। तो मैं ये सारे आपके लिविंग जो डेमोज आपके सामने हैं, इसी से मैं आपको अपनी बात को आपके बीच रखना चाहूंगी कि अभी आपने ये खाद देखी, तो ये खाद क्या थी। हमारे घर में जो सब्जियों का छिक्कल और जो फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, उसके जितने भी मतलब एक अवशेष जो बच जाते हैं, जिसका लाइफ हमारे हिसाब से खत्म हो चुकी है,
हमको लगता है वो कचरा बन गए, अब हमारे लिए उनका कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से बात सस्टेनेबिलिटी की शुरू होती है कि जो चीज हम समझते हैं कि उसका जीवन पूरा हो गया और उसकी आगे हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, बट हम ये नहीं सोच पाते कि कहीं ना कहीं इस पूरे जीवन चक्र में हर चीज की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अहमियत है, और हम सब एक दूसरे से बहुत अटूट एक बंधन में, एक रिश्ता हमारा है, एक ताना बाना है प्रकृति का मानव से और मानव का प्रकृति से। और सस्टेनेबिलिटी यही है कि हम एक दूसरे की चिंता करें, हम संवेदना हमेशा संवेदनशील बने रहें और केयर करें, सम्मान करें, और जो भी अपने से बन पड़ता है, अगर हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते एनवायरनमेंट के लिए तो कम से कम हम उसे नुकसान ना पहुंचाएं, हम पानी को दूषित ना करें, हम जबरदस्ती बर्बादी ना करें खाने की, पानी की, कागज की, पेड़ों को अन्यथा बिना बात के, बिना किसी जरूरी मकसद के हम उनको काटे नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी जहां तक मैं समझती हूँ और जो मेरी एक अपनी समझ पैदा हुई है पिछले 15 साल में इस क्षेत्र में, छोटे छोटे जो अपने हम लोग ने पहल करी है पृथ्वी इनोवेशंस में, तो सस्टेनेबली बहुत सिंपली हम कह सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज केयरिंग अबाउट योर प्लैनेट, अपनी धरा के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपने इस पूरे जो हमारा एक इकोसिस्टम है उसके लिए हमारे मन में एक संवेदना हो, एक जिम्मेदारी का भाव हो। और जब हमें जिम्मेदारी और संवेदना होगी तो हम इस धरती पे जितने भी हमारे जीव जंतु हैं, प्लस हमारी जो ह्यूमन स्पीशीज है, हम उनका भी ध्यान रखें। तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है उसका भी हम ध्यान रखें, तभी हम लोग साथ में एक साथ प्रगति कर सकते हैं, एक बैलेंस बना के। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही सब कुछ नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ एक सोशल प्रॉस्पेरिटी, एक एनवायरमेंटल प्रॉस्पेरिटी और एक कल्चरल प्रॉस्पेरिटी भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जब भावनात्मक तरीके से और हमारा जो एक मानवीय जो एक स्तर है, उन सारे स्तरों को जब हम मिला के एक सोच पैदा करते हैं और उस सोच से सबका भला होता है, हमारे पर्यावरण का भी, हमारे आसपास के लोगों का भी, और वो आगे तक होता है। केवल हम अपनी पीढ़ी के बारे में ना सोच के हम आगे आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान में रखते हैं, तब हमारे सारे कार्य सस्टेनेबल कहे जाते हैं। तो ये खाद का छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि जब हम लाइफ साइकिल बढ़ा देते हैं चीजों का, जिससे कि जो एक चीज जिसका जीवन खत्म होने को आ रहा है उसको हम एक पुनः जीवन दे देते हैं, हम पुनः उसको लाइफ साइकिल चक्र में डाल देते हैं, जिससे वो कहीं पे जाके गंदगी ना फैलाए, किसी और को बीमारी का कारण ना बने, बल्कि वो एक बहुत खूबसूरत सा मिट्टी को पौष्टिकता देने में उसकी उसका एक भोजन बन जाए। तो ये अपने आप में जो छोटे छोटे जो उदाहरण है, इसी को हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कहते हैं, जो हम अपने घर में, अपने रोजाना का जो हमारा जीवन, दैनिक जीवन शैली है, उसमें हम ऐसे छोटे छोटे क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर के कचरे को बाहर फेंकने का बिल्कुल संकल्प लें कि हमारे घर से कम जितना भी हरा कचरा है, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बहुत बड़ा संसाधन है, वो आपको यकीन नहीं होगा जितने भी हमारी सब्जियां हैं जिनसे हमें इतनी पौष्टिकता मिलती है, हमें क्षमता मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, तो आपको क्या लगता है उनके छिक्लों में कुछ नहीं है? उनके छिक्लों में बहुत कुछ है, उनके बहुत सारे विटामिन है, मिनरल्स है, और वो सारे मिनरल्स की हमें हमारी जमीन को जरूरत है। आप देख रहे हैं आजकल हमारा टॉप सॉइल भी इरोड होता जा रहा है, टॉप सॉइल नरिश होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम जो डालते हैं खेतों में वो भी केमिकल युक्त हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिससे हमारे किसान लोग काफी सारे दुष्परिणाम उसका झेलते हैं। फिर वो हमारे खाने में भी आ जाता है और उससे हमारे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। अभी कोविड में भी आप देख रहे हैं किस तरह से सेफ्टी और हेल्थ को लेके कितना बड़ा एक मेजर कंसर्न पैदा हुआ है। तो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब ही बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सीधी सादी बात है, सरलता की बात है कि आप अपने जो भी आप दिनचर्या में डिसीजंस लेते हैं, जो भी आप चुनते हैं कि आज मुझे ये करना है, मुझे आज बाजार जाना है, तो क्या मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ, क्या मैं पैदल भी जा सकता हूँ, या मुझे कार की जरूरत है, या मैं स्कूटर से भी जा सकता हूँ। तो ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपका कितनी दूर आपको जाना है, क्या आपको अकेले जाना है या किसी के साथ जाना है। और तो अगर हमने निर्णय लेने में ये समझदारी दिखाई कि अरे मुझे बगल में ही तो जाना है, बगल में ही तो सब्जी मिलती है, तो क्यों ना मैं पैदल ही चला जाऊं। बल्कि आपने सोचा नहीं मैं तो कार से ही जाऊंगा, और आप अकेले कार लेके जा रहे हैं बगल के सब्जी में सब्जी लेने, आप गए वहां पे, आपने थैला नहीं रखा या साथ में कोशिश नहीं करी कि आप बिना पॉलिथीन के उस सब्जी को ग्रहण कर पाए। तो ये छोटे छोटे जो कदम होते हैं प्लास्टिक को कम करने का, अपने चारों तरफ का जो हम लोग पैकेजिंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, इतने सारे जो आजकल ग्लैमर जो आ गया है पैकेजिंग में, एडवर्टाइजिंग में,
तो मेरा छोटा सा मत ये भी है कि हम लोग एक समझदार कंज्यूमर बने, और अगर हम समझदार कंज्यूमर बनेंगे तो हम काफी हद तक अपनी जीवन शैली को सस्टेनेबल बना पाएंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो पैकेजिंग है वो घर लाएंगे ही नहीं। और अगर एक्स्ट्रा पैकेजिंग को हम बहिष्कार कर देंगे वहीं पे सोर्स पे ही, तो प्रोड्यूसर भी सोचेगा कि मुझे क्या, एक एसेंशियल पैकेजिंग होती है जो बहुत जरूरी है किसी सामान को रखने में, उसको सुरक्षित रखने में, और एक होता है कि उसके ऊपर के जबरदस्ती के 3-4 लेयर हमने पैकेजिंग के लगा दिए। तो ये छोटा सा उदाहरण है कि कैसे हम जीरो वेस्ट की तरफ बढ़ सकते हैं। हम अपने जो भी संसाधन हम इस्तेमाल करते हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि वो बचत होती रहे, कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रावेगेंस ना हो। मतलब एक होता है ना कि बिना सोचे समझे खर्च करना, बिना सोचे समझे टाइम को भी बर्बाद करना, या बिना सोचे समझे कोई भी काम करना। तो हम लोग थोड़ा कॉशियस हो, थोड़ा सा अलर्ट हो, और थोड़ा ये सोचे। इतनी सारी, संजय जी ने बहुत विस्तार से बताया, कबीर जी ने, कि कितनी सारी आपदाएं हमारे चारों तरफ अचानक आ पड़ी हैं, और उनका कारण केवल एक है कि हम मानव जो एक अटूट रिश्ता है, जो बैलेंस है, उसको कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, और सचेत नहीं रहे हैं। सचेतते भी हैं तो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, और जैसा रमा जी आपने भी कहा कि बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए, तो मेरा एक और इसमें मत है कि बच्चों के साथ साथ, बच्चे तो कई मायने में बहुत कुछ समझ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और करते हैं, बट आज जरूरत है कि हम बड़े लोगों को समझने की जरूरत। हम बड़े लोग अपने अपने जरा अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिजिडिटी कम करें, और नए अनुभव को लेके कोशिश करें कि हम अपने जीवन शैली में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। हम अपने एक छोटा सा उदाहरण मैं और देती हूँ, जो हमारी संस्था बराबर प्रयास कर रही है। अभी कोविड के टाइम ये और भी जरूरी हो गया है कि हम अपने आसपास जो हमारी जैव विविधता है, जो इतनी वैरायटी कुदरत ने दी है, हमारी पूरी कुदरत ने बहुत समझ के, सारा कुछ बहुत सोच समझ के रचा बचा है। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम उस बायोडाइवर्सिटी को, जो जैव विविधता जिसका नाम है, तो उस वैरायटी को हम अपने चारों तरफ पनपने दें। तो अभी हम लोग की संस्था बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने, और हम लोग ये चाहते हैं कि ये बात सब तक पहुंचे कि आप कोविड में बाहर निकलना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। तो हम लोग सब लोग घर में रहें, सेफ रहें। लॉकडाउन का भी हम लोग ने सबने गुजारा मिल। तो अब इस लॉकडाउन में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने ही घर में, अपने बैकयार्ड में, अपने सामने, जहां पे भी आपको जगह, थोड़ी बहुत सुरक्षित जगह दिख रही है, आप अपने घर की जो चारों तरफ हरियाली है उसको सुधारने में जुट जाइए, उसको बेहतर करने में जुट जाइए। कोशिश करिए कि आपके चारों तरफ एक हरियाली जो है बनी रहे, कि हरियाली बनी रहेगी तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप कोरोना से लड़ पाने में या कोविड का सामना करने में आप ज्यादा सक्षम होंगे। तो यही छोटे छोटे प्रयास हैं कि हम कैसे नीम का पेड़, गिलौरी, सहजन, ये 3-4 पेड़ भी अगर हम अपने आसपास लगा लेंगे, तो मैं ये खुद नहीं कह रही, हमारे कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनसे मुझे बहुत सारे जानकारियां, बहुत सारा इंफॉर्मेशन और कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो अभी हम लोग भी लगातार सेशंस कर रहे हैं। उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से रखी कि डॉक्टर पवन जी ने, कि अगर हम सब लोग खाली ये 3 पौधे भी लगा लें, नीम, सहजन और गिलोई, तो इससे भी हमारा एक, हम इकोसिस्टम को एक नया वो दे सकते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ का वातावरण और बेहतर हो। इसी तरह से हम अपने कूड़े का प्रबंधन करें। अनुराधा जी, मैं एक काम करती हूँ, सुब्रता जी से भी एक सवाल पूछ लेती हूँ। सुब्रता जी, श्योर। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पीछे से ये ब्लैक हो गया है somehow। नहीं, मैं आपको देख भी पा रही हूँ, सुन भी पा रही हूँ। वेरी गुड। तो सुब्रता जी, आपने वनस्पति विज्ञान में पीएचडी किया है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि आप हिंदी भाषा में लिख रही हैं, और क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजी में पढ़ा और हिंदी में तब पुस्तकें मिला नहीं करती थी, अब मिलती होंगी थोड़ी बहुत, ट्रांसलेटेड हो तो मुझे पता नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग दो बातें आपके बारे में बताना चाहूंगी। एक तो मध्य प्रदेश से आपको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला, और दूसरा आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक चुना, समुद्र विज्ञान, या आप ये कह लीजिए कि अंटार्कटिका। ये सब चीजों पे आपको एक तो मैं आपके साथ 1-2 प्रश्न एक ही साथ कर लेती हूँ, आप जवाब देती रहिएगा। पहला तो ये कि ये विषय चुनने का आपको कहाँ से सूझा कि हमें इस पे काम करना चाहिए? दूसरा, आप
इसमें जैव विविधता के ऊपर आप थोड़ा सा अपने कहना चाहेंगी कि बायोडाइवर्सिटी इन रिलेशन टू दीज प्लेसेस, जो चाहे समुद्र हो, ओशनोलॉजी है आपकी या अंटार्कटिका है। और मैं चाहती हूँ कि आप ये भी एक सवाल जो मैं आपसे दोबारा पूछना चाहती थी, लेकिन आप इसके साथ ही जवाब दे सकती हैं कि अभी तक जिन जिन जगहों पे आपने किया है काम, वहां पे कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि कोरोना का अगर कोई इफेक्ट आता है, कोविड 19 वहां पर पहुंचता है, तो किस तरह से जो है आप इसको देखती हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि जैसा मैं सोचती हूँ, जो मुझे लगता है कि वहां बहुत परियोजनाएं चल रही हैं, अंटार्कटिका में बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, और कभी खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि वहां तक इन्फेक्शन पहुंचे, तो किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, या क्या आपके मन में इसके बारे में विचार हैं? कि ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड है। जैसे कि संजय जी ने बात की, वो उन्होंने ज्यादा साहित्य के ऊपर और क्या क्या जो ओवरऑल एक फ्रेमवर्क में उन्होंने बताया कि एनवायरमेंट चेंज जो है वो अब एनवायरमेंट क्राइसिस हो गया है, क्लाइमेट क्राइसिस हो गया है। अब जैसे अभी मैं मेरे घर के बाहर खूब तेज बारिश हो रही है, हालांकि दिल्ली में ये कोई मानसून आने का टाइम भी नहीं है। तो ये एक अजीब सी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं मौसम में। कहीं से बर्फ पिघल रही है ज्यादा, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अब जैसे टिड्डियों का दल उन्होंने डिस्क्राइब किया कि टिड्डियां आती थी, लॉकटस अटैक होता था। ऐसा नहीं कि लॉकटस अभी आ रहा है, ये प्रवासी है, ये आता ही है हर साल, पर वो बॉर्डर्स पे रह के चले जाता है। लेकिन जो इसकी मात्रा है, जो ये मल्टीप्लाई हुआ है बहुत ज्यादा, उन्होंने बताया उसके रीजंस कितनी, क्यों ह्यूमिडिटी बढ़ गई ज्यादा, तो वो सब भी आ गए यहाँ पर। और वो सारे इफेक्ट्स टोटल एक ओवरव्यू उन्होंने बहुत अच्छा एक बताया। और अनुराधा जी ने बताया कि कैसे हम सस्टेनेबली लाइफस्टाइल को हम देखें अगर, तो हम धीरे धीरे चेंजेस ला सकते हैं। सिर्फ बच्चों को ही क्यों, बड़ों को भी। ऑब्वियसली बच्चे जो हैं बड़ों का अनुकरण करते हैं, तो बड़ों को भी ये सीख होनी ही चाहिए। ये बात उसकी बहुत मुझे सही लगी। तो आप थोड़ा सा ये इस बारे में बताएं, समुद्र विज्ञान को पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जो आपने किया है उस पर किताबें भी लिखी हैं, और अंटार्कटिका, ये दो चीजें आप डिस्कस कीजिए। जी जी। तो आपने एक साथ बहुत सारी चीजें चूंकि रखी हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बारी बारी से हम उन वो एक होता क्या है ना कि आप एक फ्लो में बोलते हैं, तो फिर मैं बीच में टोक के सवाल करूं, इसलिए मैंने सवाल ही आपको एक बार फिक्स कर दिया कि अच्छा आपको इस फ्रेम से चलना है और ऐसे आप कवर कर लेंगे, मुझे पता है चूंकि। जी जी, ये हम लोग जो भी पीएचडी करते हैं उनका एक सिनॉप्सिस वे होता है, और हम लोग शायद एक सिनॉप्सिस के बेस पर अच्छे से शोध कर पाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि जो हमारे यहाँ हिंदी में किताबें विज्ञान में थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से बीएससी एमएससी मेरा रहा, और विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से मैंने पीएचडी किया। तो मेरे साथ कुछ समस्या ये होती थी कि बीएससी तक मेरा जो माध्यम था वो हिंदी था, और उसके बाद एमएससी में अचानक से जो माध्यम था वो अंग्रेजी हो गया, क्योंकि उस समय 95 की मैं बात कर रही हूँ, तो उस समय सभी यूनिवर्सिटीज में हिंदी में आप एमएससी नहीं कर सकते थे। तो मैंने फिर भी पढ़ाई की और मुझे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन मुझे मिली। लेकिन उस ड्यूरेशन में मैंने ये जाना कि किस तरह से हमारे यहाँ जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, वो उच्च शिक्षा सिर्फ एक भाषा के कारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उपलब्ध नहीं होता है। और जो भी अंग्रेजी की बड़ी बड़ी किताबें होती हैं उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने ये एक दृढ़ निश्चय किया कि क्यों ना जितना भी हमारे जीव विज्ञान में, क्योंकि मेरा विषय जीव विज्ञान था, वनस्पति शास्त्र था, मैंने जूलॉजी भी पढ़ा, एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने इन सभी विषयों को लेके सरल अंग्रेजी में किताबों को लिखा। और अंग्रेजी में लिखने का कारण ये था क्योंकि माध्यम उस समय तक भी एमएससी के इंग्लिश ही हुआ करते थे। तो कम से कम एक ऐसी इंग्लिश में
जिसको आम जो हिंदी से जो इंग्लिश में आए हैं बच्चे वो उसको पढ़ सकें। तो मैंने बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी जितनी भी हैं हमारे एनवायरमेंटल साइंस की सब ब्रांचेस उसमें मैंने लिखा और वो बच्चे अभी भी उनको पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अब हम उस पर आते हैं कि मैंने अंटार्कटिका पर किताब लिखी, समुद्र विज्ञान पर किताब लिखी। तो चूंकि ये मेरे विषय नहीं थे, लेकिन मैं 2004 में गोवा आई और वहाँ पर मैंने मेरा जो रिश्ता बना, जो हमारे भारत का एकमात्र संस्थान है, ध्रुवीय संस्थान, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, लेकिन उसका पहले नाम था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। तो मैं 2004 से वहाँ जुड़ी, वहाँ की बहुत सी मैंने काम किए, लेकिन ना ये फ्रीलांसर के तौर पर मैंने काम किया, क्योंकि मैं वहाँ किसी पद पर तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक विषय मुझे बहुत अच्छा लगा और लगातार उसके साहित्य उसको पढ़ने का मिला। और इसके बाद फिर मैंने उसको बहुत अध्ययन किया और जाना कि किस तरह से जो अंटार्कटिका है वो हमारे कॉन्टिनेंट होते हुए भी बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरा रुझान उस तरफ हुआ और मैंने उस पर किताब लिखी। और समुद्र विज्ञान से भी मैं इसी तरह से जुड़ी, क्योंकि जो जीव विज्ञान होता है वो तो सभी विषयों से संबंधित होता है। तो इसीलिए अंटार्कटिका में भी हमें जीव विज्ञान मिलता है, समुद्र विज्ञान में भी हमें जीव विज्ञान मिलता है। तो उन विषयों पर मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि एक कारण और था कि जब मैं गोवा आई तो यहाँ पर सारा जो माहौल था वो अंग्रेजी में था, हिंदी लगभग लोग बोलते ही नहीं थे, तो इसलिए मैंने हिंदी को चुना। और दूसरी चीज ये भी है कि चूंकि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मुझे हिंदी में लेखन करना, पढ़ना और किसी बात को अपनी भाषा में हम सही तरीके से जब लिखते हैं तो आप समझा भी उसे अच्छे से पाते हैं, इसलिए मेरा ये कारण था। अब एक चीज पर हम आते हैं, जैसे अभी हम कोरोना काल में बात करें तो सिर्फ एकमात्र अंटार्कटिका ही अभी विश्व में ऐसी जगह बची हुई है जो कि कोरोना मुक्त है, वहां पर कोरोना नहीं पहुंच पाया है। आप समाचारों में भी देखते होंगे कि सिर्फ बहुत से समाचार ऐसे आ रहे हैं कि 40 जगह ऐसी विश्व की हैं जहां पर कोरोना नहीं है, और उनमें सबसे ज्यादा बात आती है अंटार्कटिका की। तो अंटार्कटिका में इसलिए कोरोना नहीं है क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो वैसे भी पूरी जो धरती है उससे बिल्कुल अलग थलग है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और वहाँ चूंकि किसी सरकार का शासन नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ शोध कार्य ही होते हैं। और वहाँ पर 45 देश जो हैं अपने अपने उन्होंने स्टेशंस बनाए हुए हैं। हमारे भारत के भी 2 स्टेशन इस समय काम कर रहे हैं, मैत्री स्टेशन और भारतीय स्टेशन। तो और इस वर्ष 39 हमारे एक्सपीडिशंस अंटार्कटिका में जा चुके हैं। लेकिन वहां जहां तक कोरोना की बात मैं कह रही हूँ तो कोरोना वहां पर नहीं पहुंचा है, और विश्व का एकमात्र जो है, और उसका कारण ये है कि जैसे हमारा जो विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं, और जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी गई है वो है एंजॉय बायोडाइवर्सिटी। इस साल की जो थीम है, हर साल अलग अलग थीम होती है, तो एंजॉय बायोडाइवर्सिटी जो है यानी कि आप जैव विविधता को का जश्न मनाइए। और ये एक बहुत सही बात है, क्योंकि अभी जितने भी हमारे वक्ता थे उन्होंने हमें कहा कि हम कहीं ना कहीं जो ये वैश्विक हलचल मची हुई है, आज सुबह ही मैंने जब जैसे टीवी खोला तो पता चला झारखंड में भूकंप आया हुआ था, उसी समय हम्पी में भी भूकंप आया है। हमारे यहाँ खुद गोवा में अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने निसर्ग जो तूफान था उसको हमने झेला है। तो ये लगातार जो परिस्थितियां, विश्व की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो इसके 2 कारण हैं। एक तो प्राकृतिक तौर पर ये होना निश्चित है, लेकिन दूसरे ये समय रहते, चाहे पुराना आप धरती का इतिहास उठाइए तो जब मानव जनित गतिविधियां नहीं भी होती थी तब भी आप देखेंगे कि इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं है वो हुआ करती थी। लेकिन मानव जनित गतिविधियों के बढ़ने के कारण इन प्रक्रियाओं का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि जो जैव विविधता है उसमें भी बहुत कमी आई है, जैव विविधता भी प्रभावित हुई है। और तीसरी चीज, जो हम कोरोना वायरस को लेके जैव विविधता की बात करें तो कोरोना वायरस के संदर्भ में जैव विविधता को हम 3 दृष्टिकोणों से विश्लेषित कर सकते हैं। एक आप देखेंगे कि जो जैव विविधता होती है यानी कि हमारे आसपास जो भी जीव हैं वो विविध रूपों में पाए जाते हैं,
वो जैव विविधता होती है। तो जैव विविधता में भी 3 तरह के जीव आप देख सकते हैं जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सूक्ष्म जीव, उनकी विविधता जिसमें हम कई तरह के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या और जो अन्य सूक्ष्म जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो घटक होता है वो है प्राणी विविधता, यानी कई तरह के जो प्राणी हैं उनकी विविधता। और तीसरा घटक आता है पादप विविधता। तो ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं जैव विविधता और इन तीनों में आपस में लिंक होता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि जो भी एक सूक्ष्म जीव विविधता का कोई भी एक जीव है ना, जैसे उदाहरण के लिए हम कोरोना वायरस को ले रहे हैं तो वो एक SARS-CoV-2 जो वायरस है उसने किसको प्रभावित किया? जैव विविधता के दूसरे घटक यानी प्राणी जगत का जो मनुष्य है उसको प्रभावित किया। अब यहाँ पर ये जो दोनों घटक हैं जैव विविधता के, सूक्ष्म जीव विविधता और प्राणी विविधता, ये दोनों कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से जो प्रकृति है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि अभी सिर्फ कोरोना वायरस ने मनुष्य को ही प्रभावित नहीं किया है, जो दूसरा घटक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें जो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अमेरिका की एक खबर आई थी कि बाघ भी संक्रमित पाया गया है। हमारे यहाँ बहुत से शोध जो चल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि जो मनुष्य से मिलती जुलती जो जातियां हैं जैसे कि बंदर है, वन मानुष है, गोरिल्ला है, उसमें भी संभावना जताई जा रही है कि कोरोना उसको भी संक्रमित कर सकता है। तो इस तरह से ये जो जैव विविधता के जो दो घटक हैं वो आपस में एक दूसरे को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। और इसका कारण भी क्या है कि जो पैथोजेंस हैं, ये जो हमने अभी कबीर सर ने या मैडम ने जो बात की कि जो उथल पुथल प्रकृति में मच गई है उसके कारण कई तरह के पैथोजेंस भी जो हैं, रोग जनक जो हैं वो भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। अब तीसरी चीज जो आती है कि ये जो दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, तो जैव विविधता का जो तीसरा कारक है, तीसरा जो घटक है वो है पादप विविधता। और कहीं ना कहीं प्रकृति में, चाहे आप देखिए यही महामारी की बात नहीं करती हूँ, आप देखेंगे कि जितनी भी महामारियां 100 सालों में भी हुई हैं तो उनमें जो हमने उनसे निजात मिली है या जो हमने उससे दवाइयां बनाई हैं उसमें तीसरा कारक जो हमारा पादप विविधता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये तीनों विविधताएं जो हैं, हमें अभी जैसे इस समय मैं देख रही हूँ कि कितने भी शोध चल रहे हैं उनमें हमारे घर की बात यदि हम करें, हमारे भारतीय परंपरा में थोड़ी सी भी सर्दी जुकाम हुआ तो हम कहते हैं हल्दी का दूध पी लीजिए, अदरक खा लीजिए, तुलसी का काढ़ा बना लीजिए। तो ये सब क्या है? ये सब पादप जैव विविधता है जो कहीं ना कहीं आपको कोरोना के लिए भी आप देखिए बहुत से शोध हुए हैं। अभी मेरा रिसेंट एक लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने पूरा उसमें एक लंबा 1 घंटे में मैंने पूरा दिया था कि किस तरह से शोधों में आप देखिए मुलेठी है, गिलोय है, अश्वगंधा है, बहुत सारे, लहसुन है, इन सब पर शोध चल रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना जो कोविड-19 का विषाणु है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जैव विविधता के ये तीनों पहलू जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक बीमारी फैलाता है, दूसरा बीमारी किसमें फैलाता है और तीसरा घटक जिसके माध्यम से कि हम उसका जो उपाय है निकाल सकते हैं। तो कोरोना के ऊपर भी हम यही कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में कोई ना कोई ऐसी दवा हम अपने पारंपरिक पौधों से निकाल पाएंगे। और तीसरी चीज मैं बोलूंगी कि जो जैव विविधता है वो सिर्फ इन 3 घटकों के अलावा पारिस्थितिक तंत्र से भी जुड़ी हुई है। यदि जैव विविधता हम असंतुलित कर देते हैं तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र भी असंतुलित हो जाते हैं और इन पारिस्थितिक तंत्रों के असंतुलन के कारण ही, चाहे वो अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना हो या ओजोन लेयर का में छेद होना, ये सब असंतुलन भी कहीं ना कहीं जैव विविधता के अतिदोहन के कारण जुड़े हुए हैं। तो प्राकृतिक जितने भी हमारे कारक हैं वो सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इनके असंतुलन का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं ना कहीं हम मनुष्य ही हैं। तो इस समय जो लॉकडाउन हुआ उसने हमें एक बहुत अच्छी चीज ये बताई कि, क्योंकि आप देखिए मैं आज ही राजीवन सर को सुन रही थी, ये लेक्चर था उनका, उसमें उन्होंने पूरा डाटा दिया हुआ था कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान जो वायु प्रदूषण कारक हैं या वो उनमें बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। तो ये जो लॉकडाउन ने हमको बताया कि नदियां ठीक हो गई हैं, समंदर ठीक हो गए हैं, तो इस तरह मैं आपको यहाँ एक जगह रोकूंगी कि ये
हमेशा तो नहीं रहेगा। नदियां ठीक हो गई, समंदर ठीक हो गया, मौसम ठीक हो गया, और बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन वही गाड़ियां फिर दौड़ेंगी, वही आप कह लीजिए कि वही कारोबार वही होंगे, वही फैक्ट्रीज होंगी, हमारा जीवन जो है वो सब कुछ वही होगा। तो अनुराधा जी, मैं आपसे अब मुखातिब होती हूँ। मैं आप मुझे ये कहिए कि जैसे आपने कहा कि आप ग्रीन पर आपने एक पौधा भी बहुत प्यारा सा ब्रायो फिल्म दिखाया, और भी कि हम ये गिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें। तो गो ग्रीन, एक मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अनुराधा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो अनुराधा जी। अनुराधा जी, आपका म्यूट है वो जी। हाँ, हेलो। हाँ अनुराधा जी, क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ, आपका सवाल मैंने सुन लिया था, थैंक यू। आगे आप अच्छा, बताइए जी। तो मुझे ये लगता है, जैसे आप कह रही हैं कि ग्रीन एजुकेशन, ग्रीन मतलब हम ग्रीन के संदर्भ में जैसे कि अभी मैंने बायोडाइवर्सिटी कहा कि वो हर चीज में हम जोड़ लेते हैं, सस्टेनेबल हम हर चीज में जोड़ लेते हैं, प्याज की तरह। तो इसी तरह गो ग्रीन मेरे लिए जो है वो अगर टमाटर है तो ये प्याज है, कि हर चीज में छौंका लगा दिया जी। तो वो ग्रीन के से क्या मतलब आप इन्फर करती हैं, और आपको क्या लगता है जो लोग इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं कि हम लाइफस्टाइल ग्रीन रखें, हम चीजें ग्रीन रखें, हम क्या इससे इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि हम जो है बिल्कुल पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम में जुट जाएं। दूसरा ये है कि उसके साथ ही हम अपनी आजीविका भी कमाएं। जो जो लोग सिर्फ जो मार्जिनल लोग हैं, स्पेशली मैं उनको हमेशा फोकस में रखकर बात करना चाहती हूँ कि एक क्लास गो ग्रीन होके रह सकती है, कि हाँ वो हर चीज को घर में ग्रीन भी रख देंगे, एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट कि अच्छा हमने सब कुछ ग्रीन कर दिया है, कपड़े से लेकर हर चीज ग्रीन हो गया है। मानसिकता से भी कुछ चीजें कर पाएंगे। लेकिन जो आम जन है इस देश का, जिसके लिए मजबूरन भी कभी कभी इन चीजों पर वो जी जी, ध्यान मैं न दे समझ रही पाता हूँ, है, हाँ, मैं समझ रही हूँ उसके जी। लिए मैं चाहती हूँ कि आप उस पर भी जो है अपना ग्रीन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अपना जी वो ध्यान दें, लोगों को बताएं कि जी किस तरह से लोग जो है आसानी से इस तरफ अपने आप को मोटिवेट कर जी जी। सकते रमा जी, सबसे मैं ग्रीन है, ये आपका जो मत है या मानना है कि ये खाली हाई क्लास लोगों के लिए एक तरह का एक ट्रेंड सेटर बन गया है, या उन्होंने काफी ग्लैमराइज कर दिया इस शब्द को। बट मेरा ये मानना है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, और खास तौर से जो हमारा ग्रामीण वर्ग है, आई थिंक सारी सारी जो शिक्षा हमें गो ग्रीन की मिलती है वो उन्हीं से मिली है हमें। हैं। और जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराधा जी, क्या आप हेलो अनुराधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? क्या हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं अनुराधा जी से? संजय जी आप हैं अभी, या संजय जी ने मैं समझती हूँ, और जो मैंने करती है, नहीं मैं, अच्छा है। हेलो, हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए। नहीं मैं सुन पा रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि जहां तक गो ग्रीन की बात है, तो गो ग्रीन कोई शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर आत्मसार करने वाली ऐसे बिंदु हैं जो हमें ग्रामीण लोगों, मतलब वो भी आसानी से, जो आपने मार्जिनलाइज लोगों की बात करी, जो आपने अनफॉर्चुनेट या मे बी थोड़े से चैलेंज लोगों की बात करी, जो आर्थिक रूप से शायद अलग वर्ग के हिस्सा हैं वो, तो उनके लिए भी बहुत सरल है गो ग्रीन होना। गो ग्रीन ये जो है, ये खाली मतलब एक अर्बन लोगों के लिए ही एक सरल शब्द नहीं है, बल्कि हमारे जो ग्रामीण और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, स्लम के लोग हैं, वो भी आसानी से इनका अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हमारी सुभद्रा जी ने भी अभी बताया कि हम लोग जो हैं, अगर अपनी जैव विविधता को बचाएंगे, हम लोग अपने जो जीवन शैली में हैं उसमें मतलब जो वेस्टेजेस हैं, जो भी हम उपभोग करें, तो हम उपभोग करने से पहले ये सोचें कि ये जो हम उपभोग कर रहे हैं, क्या ये सच में हमारी नेसेसिटी है, वांट है, या लग्जरी है।
तो अगर ये चीज हम निर्णय ले लें तो हम काफी सारा जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है उससे हम बच पाएंगे। और जैसे ही हम एक्स्ट्रा कंजम्पशन से बचेंगे तो ये मार्जिनलाइज लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से जीते हैं और इसी वजह से शायद वो ज्यादा गो ग्रीन हो पाते हैं। दूसरी बात, अगर हम उनको थोड़ा शिक्षा उन तक ले जाएं, और उसके लिए शिक्षा ही एक ऐसा व्हीकल बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में शहरी जो वो सरकारी जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी जो अलग अलग विद्यालय चलते हैं, उसमें भी हम बच्चों के साथ मिलके, उनके अभिभावकों के साथ मिलके ये शिक्षा उनको दें कि कैसे गांव के ही लोग खाद बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। वो घर के आंगन में गड्ढा खोद के अपनी सारी जो हरी सब्जियां होती हैं उसको गड्ढे में गाड़ के बहुत नेचुरल तरीके से खाद बनाते हैं। तो इसी तरह से वो लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं कि पानी की जरूरत क्या है, पानी को कैसे बचाएं। का मतलब भी ये है कि हम अपने फुटप्रिंट्स, जो हमारे वाटर कंजम्पशन जितना हमारा दिन भर में होता है, जितनी हमारी बिजली का खर्चा हमारे एक व्यक्ति के ऊपर होता है, तो कैसे हम उन सारे खर्चों को कम कर पाए या सीमित कर पाए। जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही करें, जो गैर जरूरी है उसको हम पहले समझें कितना गैर जरूरी है, कितना जरूरी है, और उसके बाद उस जो गैप है उस गैप को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। चाहे वो हम अपने प्लास्टिक को कम करने की कोशिश करें, चाहे हम चारों तरफ जो वनस्पति है उसको बढ़ाने में अपनी पहल दिखाएं, चाहे हम आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी चिंता करने की कोशिश करें, चाहे वो हमारी गाय हो, चाहे सड़क पे चलते हुए कुत्ते हो या पक्षी हो। तो इस तरह से हम अगर सारी चीज, और खास तौर से एक चीज बहुत जरूरी है इसमें, जो आपने ग्रीन लाइवलीहुड की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार हैं जो हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो स्वयं सहायता समूह बना के ये खाद के ही काम को आप एक रोजगार की तरह ले सकते हैं, जिससे आपकी जीविका पूरी तरह एक हरित जीविका रहेगी, क्योंकि आप कचरे का प्रबंधन कर रहे हैं। आप एक डिग्निफाइड मतलब एक डिग्निटी दे रहे हैं उन लोगों को जिनको अक्सर हम कूड़े वाला कह के बुलाते हैं। तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि कूड़ा हम लोग करते हैं, बट जो कूड़ा लेने आता है उसको हम लोग कूड़ा वाला बोल देते हैं कि कूड़ा वाला आया है, कूड़ा दे दीजिए। जबकि कूड़े वाले तो हम लोग हैं, क्योंकि कूड़ा हमारे घर से निकल रहा है, वो सफाई वाला है जो हमारे घर को साफ करने आया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि छोटी छोटी संभावनाएं हर चीज में ऑलरेडी हैं, हमें खाली अपना नजरिया बदलना है, और अपनी शिक्षा के माध्यम से हमें उन लोगों तक ये बात, उनके भी एक कहते हैं व्यवहार में, उनके डेली दिनचर्या में ये उतारने की पहल करनी है। कई कुछ लोगों को आगे बढ़ के उनके साथ एक समझ पैदा करनी है उनके अंदर, क्योंकि वो अभी गरीबी से ही जूझ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनको अपने रोजाना का खाना ही जुटाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो उस तरह से गो ग्रीन को नहीं अपनाएंगे, बट अगर हम उनको समझाएंगे तो वो अपने जीवन शैली में ही जो भी कचरा उनके घर से निकल रहा है उस कचरे को वो कन्वर्ट करके खाद बना सकते हैं। पानी का अगर प्रयोग करते हैं तो पानी को वो प्लास्टिक पन्नी का प्रयोग कम करके दूषित होने से बचा सकते हैं। और एक और इसमें बात जुड़ती है, जब हम अपने त्योहार मनाते हैं तो ग्रीन सेलिब्रेशंस भी हम लोग इस पे भी जोर देते हैं कि जो भी हमारे छोटे बड़े त्योहार होते हैं, चाहे वो हमारे मतलब अपने घर के त्योहार हो, चाहे हमारे कोई ऑफिस से संबंधित कोई हमारा उत्सव हो, तो हम अपने उत्सव में भी ये ध्यान रखें कि हमारे उत्सव के द्वारा, उत्सव जब खत्म होगा तो हमारे द्वारा कितने अवशेष बचेंगे, उस उत्सव का परिणाम क्या होगा। तो उस परिणाम को भी हम धरातल पे देखें, क्या हमने वायु प्रदूषण में कोई इसमें हमने बढ़ा दिया वायु प्रदूषण, या हमने भूमि प्रदूषण को बढ़ाया, या हमारे घर से जो भी कचरा निकलेगा वो अल्टीमेटली कहीं नदियों में फेंका जाएगा। तो क्या हम नदी को प्रदूषित कर रहे हैं अपने आयोजन के बाद। अभी दिवाली आएगी, दुर्गा पूजा आएगी, और अभी बहुत सारे तमाम त्योहार आते रहेंगे। तो उसमें भी जो गणेश लक्ष्मी जी का जितने सम्मान से हम अपने भगवान को अपने घर में लाते हैं, उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं, और फिर कैसे हम 9 दिन के बाद उनको अचानक हम ऐसे मतलब जाते पूरे सम्मान के साथ हैं, बट ये नहीं सोचते कि कहीं ना कहीं हम उन्हें एक तरह से कचरे के ढेर में डाल के आ रहे हैं। उसके बाद हम चिंता भी नहीं करते कि हमने जिस तरह से उनको विसर्जन किया क्या वो सही था, और उससे क्या हमारे नदी के अंदर जो जीव जंतु हैं, छोटे कछुए, मछली और तमाम चीजें हैं, क्या उनको ये जो केमिकल्स हैं मूर्तियों में, क्या इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बात बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बार बार सोचना होगा और विकल्प निकालने होंगे। हमेशा विकल्प नहीं होते हमारे सामने, और तभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम लोग एक साथ मिलके शिक्षा का सहारा लेके नई नई खोज करें, और खोज करके अपनाने का भी प्रयास करें। जब तक हम अपनाएंगे नहीं चीजों को, खाली बात करते रहेंगे किसी कमरे में बैठ के, तब तक कहीं पे भी बदलाव होना संभव नहीं है। तो मैं यही मानती हूँ कि गो ग्रीन एक वर्ड नहीं है,
बल्कि एक जीवन शैली है, और इसमें मार्जिनलाइज, नॉन मार्जिनलाइज या निम्न वर्ग और ऊंचा वर्ग, उच्च वर्ग, ऐसा कोई भेद मैं नहीं मानती। मुझे लगता है सबके लिए अपनी लोकल परंपराओं को सही मायने में निभाना, एक साइंटिफिक सोच रखना, चीजों को समझ के करना, और उसके साथ साथ हमेशा अपने चारों तरफ का जो ताना बाना है उसका ध्यान रख के, संतुलन का ध्यान रख के अगर हम अपने व्यवहार को करेंगे, तो मुझे लगता है ये गो ग्रीन किसी के लिए भी नामुमकिन नहीं है, और इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल अनुराधा जी, आपने सही बात कही है, लेकिन हम अभी मुझे लगता है कि क्या संजय जी वहां बने हुए हैं या वो चले गए हैं? संजय जी तो चले गए थे शायद तभी थोड़ी देर बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैं इनफैक्ट मेरे पास एक सवाल था उनके लिए, मुझे लगा था कि अगर आखिर में थोड़ा समय रहेगा तो मैं उनसे एक सवाल पूछूंगी। तो आपने सही कहा है कि गो ग्रीन, ठीक है, ये स्लोगन्स बन गए हैं बहुत सारे। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो जो मेरा पिछला 25 सालों का जो एक्सपीरियंस है इस तरह के फील्ड्स में काम करने का, तो उसमें क्या है कि धरातल पर जो काम है, जो जो भी काम का जो कन्वर्जन होता है, जो हम तय करते हैं कि हम इतना चलेंगे, मान लीजिए 100 मील चलेंगे, और हम 100 ना चल के 1 मील चलते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत शून्य सा हो जाता है। तो इसलिए मैं इन सब सवालों में हमेशा उलझ जाती हूँ कि सस्टेनेबल लाइफ, सॉरी, ग्रीन लाइफ, ये सब चीजें एक पढ़े लिखे वर्ग, एक ऐसे वर्ग जो कि इस चीज को समझ पाए, उसके लिए शायद आसान हो जाता है, लेकिन वो वर्ग जो सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सॉरी, वो अपनी उन चीजों से बाहर ही नहीं आ पाते, उनको एजुकेशन की प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पे कि हमें मुझे लगता है कि आज का सेशन हमने बहुत इंटरेस्टिंग किया, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि रमा हम जी, एक छोटा सा मैं इंटरप्ट करूंगी, आपने जो अभी बात करी, तो मैं इसी में एक छोटी सी बात भी जी, रखना चाह रही हूँ कि जी, आपने जो कहा कि निम्न वर्ग के लोग, तो मैं ये एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रही हूँ। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने ये जो ग्रामीण महिला और जो स्लम की लेडीज हैं उनको, और जो मेड्स थी जिनका काम छूटने की संभावनाएं बढ़ गई थी और जिनको लग रहा था कि उनका जीविका बहुत बुरी तरह से इफेक्टेड होगी, तो उनको हम लोगों ने मोबाइल के थ्रू और उनसे बात करके उनको एक ऑप्शन दिया कि आप अपने कचरे का प्रबंधन हमारे साथ, हमारा छोटा सा बात मान के आप करके देखिए, और जो खाद बनेगी हम आपसे वो खाद लेने को तैयार हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोगों ने 10-15 लेडीज को कचरा प्रबंधन से जोड़ दिया। उसके साथ हमने मास्क बनाने की उनको शिक्षा दी, जो कि सिंगल यूज डिस्पोजेबल मास्क, जिस तरह से एक अभी इमरजेंसी भी है और जरूरत भी है और उनकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्लस वो पर्यावरण को भी काफी कहीं ना कहीं वो डिस्पोज होंगे, तो वो एक हेल्थ हैजर्ड भी है। तो हम लोगों ने इको फ्रेंडली मास्क, कपड़े के अपसाइकल्ड मास्क, तो कैसे हमने हर चीज को रीयूज करके उनको एक हाँ, शिक्षित करने की कोशिश की, और उन्होंने बड़ी सरलता से इसको अपनाया। तो मतलब मुश्किल नहीं होता, हाँ, अगर अब उनको कोई वही समझाने वाला हो, उनको कोई जी, ढंग से मेरा बात। वही कहना है कि बेसिकली हमारे साथ जो अब जो मैं इस मुझे लगता है ये हम सेशन कंक्लूड करें उससे पहले, जो मुझे लगता है जो इस डिस्कशन से भी बातें बाहर आई हैं और जो मेरी अपनी भी सोच है, मुझे लगता है कि लोग करने के लिए तैयार हैं। लोगों, कोई भी इंसान अपनी धरती को खराब करने के लिए राजी नहीं है। जी मेन जो हमारी जो दिक्कतें हैं वो ये हैं कि कैसे किया जाए, उसको प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए, वो एक जो रीच है वो बहुत जरूरी है लोगों के लिए। अगर उन्हें सिखाया जाए और अगर उन्हें ये भी बताया जाए कि इस ये एक सस्टेनेबल काम है, सस्टेनेबल का मतलब हुआ कि आप इससे अपने लिए कुछ कमा भी सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। मैं हमेशा इस चीज को ध्यान में रखती हूँ। एक है हम सामाजिक काम कर रहे हैं, कि समाज के लिए हमारा कुछ काम है, जो हमारा अपना इंटरेस्ट है। एक है कि हम सस्टेनेबल काम कर रहे हैं, ताकि हम जो कर रहे हैं उससे हमें 2 पैसा बचता है। तो हमारे लिए ये सबसे बहुत जरूरी है कि हम लोगों को उस स्तर पर जोड़ें, जो मेरी अपनी सोच है कि जहाँ पे उन्हें ये लगे कि ये करने के बाद उनके जीवन में कुछ आमदनी भी आएगी। तो जी जब वो उससे अगर वो जुड़ते हैं तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और बहुत संस्थाएं काम कर रही हैं, आपकी भी पृथ्वी इनोवेशन इसमें लगी हुई है,
मैंने उसके आपकी बहुत सारे अवार्ड्स के बारे में भी पढ़ा फटाफट, और मैंने जाना कि आपने उस एरिया में बहुत सारा काम किया है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा काम संजय जी ने भी किया था इलाहाबाद और उसके आसपास, और वो बराबर लिख रहे हैं। शुभ्रता का मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फैसिनेटिंग भी लग रहा है, क्योंकि शुभ्रता ने ओशनोलॉजी और उसने जो कन्वर्जन करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा है कि अंग्रेजी में नहीं किताबें अवेलेबल हो रही हैं तो चलो हम ही लिखना शुरू करें हिंदी में। सो बहुत बढ़िया। उन्होंने बहुत फैसिनेटिंग काम किया है। और इसमें इस सब में मेरा यही मानना है कि हम अगर सब लोग अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा अगर काम जोड़ते रहे तो डेफिनेटली चेंज आएगा। और आ भी रहा है। एनवायरमेंट डे मनाने की जो हमारी कवायद है, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल भी बहुत इफेक्टिव तरीके से सामने आ रही हैं और आती रहेंगी। हमें एक पॉजिटिव नोट के साथ इसको सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए और गुड बाय कहना चाहिए। हम फिर इस पे मिलेंगे और बहुत सारी चर्चा जी करेंगे। रमा जी नमस्कार। इसमें एक बारी जो भी बच्चे हैं, एक बारी उनसे, जो भी यूनिवर्सिटी से और जो भी लोग हैं, उनसे एक बारी आग्रह करते हैं कि कोई किसी के अगर सवाल हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, बच्चे हमारे साथ, एक्चुअली मैं वहां पे पढ़ नहीं पा रही हूँ कि कुछ सवाल अगर आए हुए हैं, जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और बच्चे क्या बड़े भी जिनके पास कुछ सवाल हैं और जो पूछना चाहें अनुराधा जी से, शुभ्रता जी से, संजय जी नहीं है तो मैं वो भी कोशिश करूंगी उस जगह को भरने के लिए, कुछ उनके जवाब देने के लिए अपने स्तर पर। तो प्लीज पूछिए। पढ़ रही हूँ। जी, आप सब में से किसी के भी अगर कोई भी सवाल है किसी भी तरह के, तो जो पैनल है वो ओपन है डिस्कशन के लिए, आप पूछ सकते हैं। Yes. No. Yes. Yes. ठीक है रमा जी, किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं फिर। ठीक है, तो हम एक पॉजिटिव नोट के साथ कंक्लूड करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि बच्चे भी यहाँ पे हैं और उन्होंने सुना। अगर मतलब उनके सवाल हो तो वो फिर भी वहां लिखकर पूछ सकते हैं अपने सवाल, उनको जवाब वहां पे भी दिया जाएगा। और इस तरह की चर्चाओं में जो है सवाल वैसे भी अनएड्रेस्ड रह जाते हैं, उनको हम अगली बार जरूर कोशिश करेंगे लेने की। अनुराधा जी आपका बहुत बहुत आभार। शुभ्रता जी थैंक यू सो मच। संजय जी को भी बहुत शुक्रिया, वो निकल गए, उनके लिए 2 सवाल थे, वो उनसे बात में किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत आभार यहाँ पे आने के लिए और इस को इतनी अच्छी पॉजिटिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव चर्चा में हम लोगों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू रमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मौका दिया हमको अपने विचार रखने का, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, और हमेशा हम लोग इसी तरह सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। धन्यवाद। यही कहना चाहूंगी कि विश्व पर्यावरण दिवस की आज जो हमने शुरुआत की है जैव विविधता को बचाने की, उस पर हम अडिग रहें, इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।